नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। इस बार विनीता को विदा करते समय मेरा दिल नहीं भरा, मेरे पैर नहीं कपकपाए थे और न ही विनीता से आंखें मिलाने में मैं कतरा रही थी। आज तो जैसे मेरे हाथों पैरों में पर लग गए थे और मैं दौड़ भाग कर विनीता की तैयारी कर रही थी। रात भर का हंसी खुशी और मजाक का माहौल अब बोझिल होता जा रहा था। जैसे जैसे बिटिया विनीता की विदाई का समय पास आता जा रहा था, राधा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था किससे क्या पूछे, कैसे विदाई की तैयारी करे। कोई भी उससे कोई बात पूछता तो राधा का दिल भर आता और शब्द गले में अटक रहे थे। राधा के पति संतोष जरूर बाहर सामान की पैकिंग करवा रहे थे। बारातियों एवं दामाद शिवाकांत की आवभगत में लगे हुए थे। जब राधा से रहा नहीं गया तो अंदर के कमरे में चली गई और खिड़की के पास कुर्सी खींच कर बैठ गई। एक अतीत चलचित्र की तरह राधा की आंखों में घूमता चला गया। विनीता उसकी इकलौती बेटी थी। विनीता के जन्म के बाद उसके मन में एक कसक हमेशा उठती रही, काश एक लड़का और हो जाता। और भाई, ऐसे समय के लिए तो लड़के की चाह होती ही है। अब देखो ना, विनीता तो पराया धन थी। आखिर जिंदगी भर तो उसे घर में बिठाकर नहीं रख सकते थे और आज वह दिन आ ही गया जब विनीता को विदा करना पड़ रहा है। लेकिन विनीता के बाद इस घर के आंगन में कोई किलकारी सुनाई नहीं दी। संतोष की तो जैसे जान ही थी। विनीता एक मिनट के लिए वह संतोष की आंखों से ओझल नहीं हो पाती थी। वक्त गुजरता गया और मैंने भी अब अपना प्यार अपनी विनीता पर उड़ेलना शुरू कर दिया था। हम दोनों की आंखों की दुलारी, राज दुलारी अब विनीता ही तो थी। खाते पीते सोते जागते हम दोनों विनीता विनीता ही पुकारते रहते थे। और विनीता भी जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, इस घर में अपनी अलग ही जगह बनाती जा रही थी। वह इस तरह से सारे घर में समा गई थी कि वक्त गुजरते समय ही नहीं लगा और आज उसकी विदाई का भी समय आ गया था। ठुमक ठुमक कर चलती हुई विनीता बड़ी होती गई। वह दिन हमारे लिए सबसे खुशी का दिन था जब विनीता ने अपने हाथों से चाय बनाकर हमारे सामने पेश की थी। मैं और संतोष दोनों ही नौकरी पेशा थे, इसलिए विनीता की देखभाल उसकी दादी ही किया करती थी। हमारे और उसकी दादी के शुभ संस्कारों के बीच बहुत कुछ सीखती जा रही थी विनीता। संतोष का तो जैसे उसके बिना काम ही नहीं चलता था। ऑफिस जाने का समय हुआ नहीं कि उनकी रट शुरू हो जाती थी। विनीता, मेरा पेन कहाँ है? विनीता, मेरे जूते, मेरी टाई और मेरा लंच। और बेचारी विनीता दौड़ दौड़ कर सब चीजें देती जाती थी। फिर घर से निकलते समय विनीता दरवाजे के पास आकर खड़ी होती थी। तब संतोष जाते जाते उसके गालों पर एक प्यारा सा चुंबन दे देते थे, जिसे पाकर विनीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। संतोष के जाने के बाद मेरी पुकार शुरू हो जाती थी, विनीता, मेरी लाल बॉर्डर वाली साड़ी निकाली कि नहीं? और हाँ, उसके साथ मैच करता हुआ ब्लाउज भी निकाल देना। मेरी संडील और बैग विनीता सब कुछ करती थी, बिना किसी पूर्वाग्रहों सिकवा शिकायतों के। मेरे जाने के बाद अब दादी का थोड़ा बहुत काम करती और स्कूल जाने की तैयारी करने लगती थी। ऑफिस और पारिवारिक तनाव के चलते कभी कभी मेरे और संतोष के बीच तनातनी भी हो जाती थी और हम लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। तब विनीता हम लोगों के बीच सेतु का कार्य करती थी। वह भी खाना पीना छोड़ देती थी। मुझे वह घटना आज भी याद है, जब एक बार हम लोगों के बीच तनाव ज्यादा ही बढ़ गया था और ऐसा लगता था कि अब हमारी डोर टूटने ही वाली है। क्योंकि पति पत्नी के बीच जब अहम ज्यादा बढ़ जाए और कोई भी नादानी में समझौता करने को तैयार न हो, तब ऐसी स्थिति आ ही जाती है। तब विनीता की आंखों से अनवरत आंसू बह रहे थे। उसने भी कुछ नहीं खाया पिया था और वह बोली थी, क्या आप लोग अपनी बेटी विनीता की खातिर समझौता नहीं कर सकते? उसकी बात से हम दोनों का अहम न जाने कहाँ चला गया था और विनीता को अपनी बाहों में समेटकर हम काफी देर तक रोते रहे थे। फिर हम दोनों ने विनीता की खातिर प्रण किया था कि अब कभी हम नहीं लड़ेंगे। समय आबाद गति से गुजर रहा था और विनीता ने बीएससी कर लिया था। इसके बाद उसने प्रतियोगी परीक्षा देकर लोक निर्माण विभाग में स्टोनो का पद हासिल कर लिया था।
इसी के साथ हमारी चिंता भी बढ़ गई थी और विनीता के लिए अच्छे लड़के की तलाश हमने शुरू कर दी थी। लेकिन जब भी उसके लिए मैं लड़का देखने जाती, ये कसक जरूर उठती कि काश मुझे भी एक लड़का होता। मेरी चिंता उस समय को लेकर ज्यादा थी जब हमारे हाथ पैर थक जाएंगे, हम पति पत्नी दोनों कमजोर हो जाएंगे और बीमार हो जाएंगे, तब हमारी सेवा देखभाल कौन करेगा। हालांकि मेरी सोच सामयिक थी, लेकिन सोच से ज्यादा यह मेरी अत्यधिक चिंता थी। अरे राधा, तू यहाँ बैठी है, वहाँ तेरी पुकार मची हुई है। विनीता और शिवाकांत मंडप में नीचे बैठे हैं और अपनी बड़ी बहन पिंकी की आवाज सुनकर मैं चौंक गई थी और जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए कमरे के बाहर आ गई थी। जिस विनीता को मैंने अपनी गोद में बिठाया था, उसे अपने हाथों से खिलाया था, उसी का सामना करने से मैं कतरा रही थी। मेरी अपनी विनीता आज पराई हो गई थी। विनीता बार बार आंखें बचाकर मुझे देख रही थी और मैं उससे बचने की कोशिश कर रही थी। सच में बड़ा कड़ा दिल चाहिए अपनी बेटी की विदाई के लिए। इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा था। सामान बस पर चढ़ाया जा चुका था, बाराती बस में बैठ चुके थे और अब मैं मशीन की तरह विनीता के गले लगने के बाद शिवाकांत की परछन उतार रही थी। इसके बाद क्या हुआ मुझे होश नहीं रहा, क्योंकि रोते रोते मैं बेहोश हो गई थी। कुछ दिन गुजर गए थे, सब कुछ सामान्य होता जा रहा था। विनीता की जगह अब मैं और संतोष अपना अपना काम करने लगे थे। उसकी तस्वीरों का एल्बम निकालकर हम काफी देर तक देखा करते थे। फिर पहली विदा के लिए संतोष चले गए थे। विनीता अपने ससुराल में बहुत खुश थी। शिवाकांत उसे बहुत चाहता था। इसी के साथ मुझे यह भी मालूम हुआ कि शिवाकांत अपने माता पिता का भी बहुत ध्यान रखता है और विनीता को भी यही समझाता है कि इसी तरह से उसे भी अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। इस बात से मेरा सोया हुआ भूत फिर से जाग गया कि काश मेरा भी कोई लड़का होता। अब मैंने निश्चय किया कि विनीता को यहाँ बुला लिया जाए और शिवाकांत का ट्रांसफर यहीं करवाकर उसे घर जमाई बना लिया जाए। आखिर ये घर और पैसा किसके लिए है? इसलिए मैंने विनीता के मन में ससुराल और सास ससुर के लिए जहर घोलना शुरू कर दिया। पहले तो विनीता उसे नजरअंदाज करती, लेकिन धीरे धीरे वह मेरे कहने में आने लगी। विनीता को देखकर एक बार मुझे अपनी शादी के शुरू के दिन याद आ गए थे। विनीता कितनी सुंदर लग रही थी। माथे पर बड़ी बिंदी, कान में बड़ी बड़ी लटकन वाली झुमकी, हाथों में चूड़ियों के दोनों तरफ सोने के कंगन। सच में मैं भी तो कुछ कुछ विनीता जैसी ही दिखती थी। हमारे पड़ोस वाली बहन जी ने तो कहा था, राधा, विनीता बिल्कुल तेरे ऊपर गई है, बड़ी होने पर देखना विनीता कितनी सुंदर लगेगी। 10 दिन के रहने के बाद शिवाकांत उसे लेने आ गया था। शिवाकांत मिलनसार था और थोड़े ही दिनों में हम सभी से घुल मिल गया था। धीरे धीरे मैंने उसके मन को भी टटोलना शुरू कर दिया और विनीता के माध्यम से भी मेरी बातें उस तक पहुंच रही थी। इन्हीं बातों से घर का वातावरण थोड़ा बोझिल सा हो गया था, लेकिन शिवाकांत अपनी समझदारी से सभी परिस्थितियों का सामना कर रहा था। इसी बीच संतोष को दिल का दौरा पड़ गया और अत्यंत गंभीर अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। विनीता और शिवाकांत ने रात दिन एक कर दिया था। हॉस्पिटल में शुरू शुरू में शिवाकांत और मैं ही रुकते थे, फिर शिवाकांत और विनीता रुकने लगे थे। एक दिन जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो अचानक शिवाकांत की आवाज सुनकर दरवाजे पर ही रुक गई। शिवाकांत विनीता से कह रहा था, देखो विनीता, तुम्हारे मम्मी पापा का सहारा अब हम दोनों ही हैं। यहाँ इनकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। वह तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग यहाँ थे, नहीं तो मम्मी अकेली बहुत परेशान हो जाती। मेरी तरफ से तो तुम्हें पूरी छूट रहेगी कि तुम मम्मी पापा का पूरा ध्यान रखा करो और यहाँ आया जाया करो। तुम भी अपने को अकेला मत समझना, मैं भी तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। एक तरह से देखा जाए तो अब मेरे ऊपर दो दो माता पिता की सेवा का भार आ गया है। और इसी के साथ शिवाकांत हंसने लगा था। शिवाकांत की बात से मेरी आंखों पर से पर्दा उठ गया था।
आदमी कितना स्वार्थी होता है, अपने फायदे के लिए दूसरों को कितना भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस बात को सोचकर मुझे अपने से ही ग्लानि होने लगी थी। एक तरह से देखा जाए तो मुझे विनीता के माध्यम से एक पाला पोसा लड़का भी मिल गया था। मैंने अपने को सामान्य किया और रूम में आकर वातावरण को हल्का करते हुए बोली, हाँ तो क्या खुसुर फुसुर हो रही थी? शिवाकांत हंसते हुए बोला, मम्मी जी, मैं आपके लड़के जैसा ही हूँ, आप कभी अपने को अकेला महसूस मत करिएगा। संतोष के स्वास्थ्य में अब सुधार होता जा रहा था। विनीता और शिवाकांत 1 महीने तक रहे। बड़ा अच्छा लगा विनीता के साथ साथ शिवाकांत के भी यहाँ रहते हुए। संतोष के घर आने के बाद शिवाकांत और विनीता ने जाने की इच्छा प्रकट की, यानी फिर से विनीता की विदाई का समय आ गया था। इस बार विनीता को विदा करते समय मेरा दिल नहीं भर आया और न ही विनीता से आंखें मिलाने में मैं कतरा रही थी। आज तो जैसे मेरे हाथ पैरों में पर लग गए थे और मैं दौड़ भाग कर विनीता की तैयारी कर रही थी। विनीता को खाने में क्या अच्छा लगता है, कौन सी साड़ी उस पर अच्छी लगती है, कौन से कंगन विनीता को पसंद है, मैं याद करके रखती जा रही थी। शिवाकांत के लिए खुद ही बाजार जाकर मैंने सूट लाई थी। मेरी भाग दौड़ देखकर संतोष जी भी हैरान थे। विनीता समझ नहीं पा रही थी कि ये मम्मी को क्या हो गया है। उस दिन तो मेरी विदाई पर रो रो कर बुरा हाल था और आज खुशी खुशी मेरी विदाई की तैयारी कर रही हैं। लेकिन शिवाकांत सब समझ रहा था। सुरक्षा एक ऐसी चीज है जिसे पाकर व्यक्ति अपना कार्य और व्यवहार बदल देता है। संतोष ने अपने कांपते हाथों से विनीता और शिवाकांत को आशीर्वाद दिया और मैं अपने हाथों से विनीता की सुहाग की पेटी टैक्सी में रखने पहुंच गई थी। विनीता को गले लगाकर सास ससुर की सेवा करके उनका दिल जीतने की सलाह दी और शिवाकांत को अपना भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया और फिर उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी की विदाई की। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में।